नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट सीटेट के लिए हिंदी शिक्षण, यानी कि हिंदी आपकी प्राइमरी जूनियर में दोनों में आती है। दोनों का लेवल इस वीडियो हमने रखा है। ये टॉप क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से हमने उठाए हैं, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर तैयारी करना चाहते हैं तो आपके बिल्कुल आराम से 130 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि हम आपके लिए सारे सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज भी डिस्कस कराएंगे। उसके बाद आपके क्वेश्चन भी लगवाएंगे, जिससे आपके प्रैक्टिस डेली की डेली होती रहेगी। आपके जो नंबर हैं वाकई में बहुत अच्छे आने वाले हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली की डेली वीडियो जो है मिलती रहे। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन पहला जो है, विद्यार्थी में कौन सी संधि है। हम बात करते हैं विद्यार्थी में कौन सी संधि हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं विद्यार्थी का, अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्याधन अर्थी, है ना। विद्याधन अर्थी यानी कि विद्या में लास्ट में क्या निकल रहा है, आ निकल रहा है ना। और प्लस क्या हो जाएगा, छोटा। अर्थी में पहला अक्षर क्या है, आ छोटा। तो इसको हम अगर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, है ना। तो ऐसी कौन सी संधि है हम बात करते हैं। इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। तो हम जान लेते हैं दीर्घ संधि में क्या होता है कि भैया कोई भी स्वर अपने समान स्वर को अगर जोड़ के बनता है, तो यानी कि लास्ट में जो अक्षर बड़ा बनता है तो हमारी क्या होती है, दीर्घ संधि होती है। जैसे कि हम बात करते हैं आ, है ना, इसमें हम अगर बड़ा जोड़ देते हैं, जैसे कि अभी बड़ा बन जाएगा, है ना। ऐसा ही हम बात करते हैं अगर ई दी हो, जैसे कि बहुत सारे अक्षर हो जाते हैं। जैसे ग्रीस है, ग्रीस भी हमारा क्या है, दीर्घ संधि है। क्या हो जाता है इसमें, गिरिधन ईस हो जाता है। ऐसा ही हमारा हो जाता है भानु उदय, है ना, भानुधन उदय। यानी कि ये हमारे क्या हो गए, दीर्घ संधि के उदाहरण हो गए। तो हमारा राइट आंसर जो है दीर्घ संधि हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन है, कानन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। हम बात करते हैं कानन के बारे में। कानन का मतलब हो जाता है विपिन, विपिन यानी कि वन, या इसे अरल या कांतर भी बोल सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर वन हो जाएगा, है ना। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन है, वाक्य विग्रह का अर्थ बताइए, है ना। वाक्य विग्रह का अर्थ बताइए। पहला ऑप्शन आपका दिया शब्दों को जोड़ना, गलत हो जाएगा। वाक्य रचना करना, गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है कि वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, है ना, यही हमारा सही हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि वाक्य विग्रह का अर्थ हो जाएगा वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है 4 नंबर, बिनु पग चले सुने बिनु कहना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इन पंक्तियों में क्या है भैया, प्रयुक्त अलंकार आपको बताना है ना। ऑप्शन आपके दिए हैं, विभावना अलंकार, विशेष अलंकार, असंगत अलंकार और दृष्टांत अलंकार। तो बात करते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं इन पंक्तियों का अर्थ क्या हो जाएगा। यानी कि अर्थ पता होगा तभी तो हम निकाल पाएंगे अलंकार क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इन पंक्तियों का अर्थ हो जाएगा भैया कि बिना पैर के चलने, बिना कान के सुनने तथा बिना हाथ के कार्य करने की बात इन पंक्तियों में कही जा रही है। और इसमें कहा गया कि भैया, तो हम कह सकते हैं तो इन पंक्तियों के अनुसार क्या हो जाएगा। तो पहले हम जान लेते हैं, पहला दिया है विभावना अलंकार दिया है, जो हमारा सही, बिल्कुल सही आंसर है। तो पहले हम बात कर लेते हैं विभावना जो अलंकार है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो इसमें साफ साफ इसकी परिभाषा होती है कि भैया कारण के अभाव में जब भी कार्य के सिद्ध का वर्णन हो तो वहां पर क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। तो हमारा बिल्कुल सही निकल आया कि यानी कि जो पंक्तियां कह रही थी वही इसकी परिभाषा होगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, विभावना अलंकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि सुई का तत्सम रूप आपको बताना है। ऑप्शन आपके दिया है सुज्जा, सुची और सलाई और सूची, है ना। तो राइट आंसर सुई का जो तत्सम रूप होता है क्या होता है, सूची होता है ना। छोटी ई की मात्रा, अगर हम बड़ी की मात्रा लगा दें तो हमारा सूची हो जाएगा, जिसे हम लिस्ट भी कहते हैं, है ना। तो हमारा सूची हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो हमारा है, राइट आंसर जो हमारा बी हो जाएगा। चलेंगे साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, परिसीमन का विलोम बताना है। परिसीमन, परिसीमन का अर्थ क्या होता है, इसके मतलब होता है भैया कि सीमा निश्चित करना, है ना। सीमा निश्चित करना का विलोम बताना, यानी कि सीमा निश्चित नहीं अनिश्चित करना है। तो इसका मतलब हो जाएगा भैया, परिसीमन का मतलब हो जाएगा उल्टा, बिल्कुल हो जाएगा आसीमन। क्या हो जाएगा, आसीमन हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलेंगे साथियों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
धूसर शब्द का पर्याय आपको बताना है। हम बात करते हैं घूसर के बारे में, तो घूसर का मतलब होता है भैया गधा। गधा का मतलब गर्दभ, तो गर्दभ क्या दिया, सी दिया हो, तो मतलब हमारा इसका अर्थ हो जाएगा भैया कि घूसर शब्द का अर्थ जो है गर्दभ हो जाएगा, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, बैसाख नंदन भी बोलते हैं, रासव भी बोलते हैं, जिसे हम खर भी बोलते हैं। यही हमारे गधा के क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं मेघ के बारे में। जानते हैं आपके मेघ का मतलब क्या होता है, बादल होता है, जलद भी बोल सकते हैं, घनद भी बोल सकते हैं, नीरद पयोद बारिद भी बोल सकते हैं, इसका मतलब है ना। अश्व का मतलब क्या हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा, जिसे हम तुरंग, घोटक है, ये बहुत सारी चीजें हैं, बाज और सैंधव भी बोलते हैं ना। अब हम बात करते हैं अजा। अजा मीन्स आप जानते हैं अजा का मीन्स क्या होता है, बकरी, और राइट आंसर हमारा इसमें क्या था, गर्दभ था। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है ना। जहाँ पर बहुत सारे मतलब दिए जाएंगे, आपको उसमें एक अर्थ बताना है। जैसे बहुत सारे अर्थ आ जाते हैं, तो इसी हिसाब से आपको एक अर्थ बताना है वाक्य के लिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अधिभौतिक, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि धूतों अथवा जीवों द्वारा होने वाला जो दुख होता है, इसे हम आदिभौतिक बोलते हैं। तो हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हमें याद करना पड़ेगा। इसके हम बहुत सारे जो जितने भी हैं सारे के सारे आपको करा देंगे, जिससे आपको आगे कोई समस्या नहीं आने वाली है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ऊंट की चोरी न्यूरे न्यूरे का अर्थ आपको बताना है, यानी कि आपको इसका एक अर्थ बताना है। ये आपके जो हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आने वाले हैं। तो इसका अर्थ हमारा क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, यानी कि ऊंट की चोरी न्यूरे न्यूरे नहीं की जा सकती। तो हमारा बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पंकज में कौन सा समास है। पंकज की बात करते हैं भैया, तो पंकज में कौन सा समास हो जाएगा, तो हम कह देते हैं भैया यहाँ पर बहुब्री समास हो जाएगा। तो आप कहेंगे भैया सर ये हमारा सही आंसर कैसे हो जाएगा। तो बहुब्री का मतलब होता है, परिभाषा होती है कि बहुब्री समास में पूर्व व उत्तर पद में कोई भी प्रधान न होकर इनका संयुक्त जो अर्थ होता है वही प्रधान होता है। तो हम पंकज का करेंगे भैया समास विग्रह, तो क्या हो जाएगा, पंख या कीचड़ में जन्म लेने वाला जो स्पष्ट होता है, यानी कि कमल होता है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कमल कीचड़ में जो जन्म लेता है। तो अर्थात इसे हम क्या कह सकते हैं भैया, बहुब्रीहि समास कह सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन हमारा है, अयोग भाग कहा जाता है। अयोग भाग किसे कहा जाता है, आपको इसको बताना है। अब हम बात करते हैं अयोग भाग, यानी कि अयोग भाग का मतलब होता है जो पूर्ण रूप से ना स्वर हो ना व्यंजन हो, उसे हम कहते हैं अयोग भाग। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अनुस्वार का होता है, अनुस्वार की बात करते हैं, ये होता है हमारा अंग, है ना, अंग होता है अनुस्वार। और विसर्ग की बात करते हैं, जिसे ये क्या होता है हमारा, ये होता है अंघा, आपने पढ़ा होगा, है ना। तो ये हमारे दो ऐसे वर्ण हैं, ना कि पूर्ण स्वर है ना ही व्यंजन है, जिसे हम क्या कहते हैं, अयोग भाग कहते हैं। इसे ही हम अनुस्वार और विसर्ग भी कहते हैं। तो हमारा बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक और अजगरही लखी एक और मगराए, बिकल बटोई बीच के पर्यो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में आपको क्या बताना है, आपको रस बताना है। तो हम बात करते हैं इसमें रस क्या हो जाएगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर की हम बात करते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या हुआ कि भैया बिकल बटोई बीच मूर्छा खाए, यानी कि वो घबराकर भय होकर मूर्छा खा गया है। तो इसे हम कह सकते हैं कि भैया इसमें क्या हुआ है, भय से, यानी कि भयानक रस हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, भयानक रस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, अगर हम बात करते हैं इसकी क्या स्थायी भाव के बारे में, तो क्या हो जाएगा, रौद्र का हमारा स्थायी भाव क्रोध होता है, वीर का क्या होता है, वीर का उत्साह होता है, करुण का हमारा शोक होता है, तो भयानक का भय होता है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन हमारा है, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है। आपने पढ़ा होगा कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, यानी करण से के द्वारा, तो हम कह सकते हैं। तो क्या होगा इसमें, से किसके लिए हो जाता है, करण के लिए हो जाता है। और करण हमारा डी नंबर पे दिया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो हमारा इसका है राइट आंसर डी हो जाएगा, है ना। चलेंगे साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से कि
क्रिया का उदाहरण क्या हो जाएगा? आपको इसमें क्रिया का उदाहरण बताना है। पहला दिया है संयुक्त क्रिया और दूसरा पैणार्थक दिया है, तीसरा दिया है द्विकर्मक क्रिया और चौथा दिया है पूर्वकालिक क्रिया। तो राइट आंसर की हम बात करते हैं तो उसने क्या बोला है? उसने नहाकर भोजन किया, यानी कि जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरा क्रिया प्रारंभ करता है, यानी कि उसने पहले नहाया, पहला कार्य समाप्त कर दिया, दूसरा यानी कि भोजन करना फिर किया, यानी कि तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर भैया पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो यानी कि पहले वाली जो क्रिया नहाकर पूछी गई है, नहाकर यानी कि पहले क्रिया की थी, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। तो अब आप कह रहे हैं सर भैया ये बता दीजिए संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? तो संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं तो ये हम आपको बता देते हैं। जैसे कि आपने कहा कि भाग जाना, भाग जाना का मतलब क्या हो गया? दो वर्ड एक ही में जुड़ गए ना, तो हमेशा वहाँ पर क्या हो जाएगी? संयुक्त क्रिया हो जाएगी। अब बात करेंगे भैया पैणार्थक क्रिया क्या होती है? जब भी आप कोई अपना कार्य जो ना दूसरे से करवाएंगे, खाना बनवाना जैसे पकवाना है ना, पकड़वाना या उसको मरवाना, तो आपने दूसरे के द्वारा करवाया तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? पैणार्थक क्रिया हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं भैया कि बात करेंगे किसके बारे में? हम बात करते हैं द्विकर्मक क्रिया के बारे में। तो इसमें क्या उदाहरण आपका हो सकता है? जैसे हम बात कर सकते हैं कि पिता ने पुत्र को पुस्तक दी, तो पुत्र को और पुस्तक दी, दोनों दो क्रियाएं, इसमें क्या दो कर्म हो गए ना। जहां पर दो कर्म हुए तो वहां पर हमारी द्विकर्मक क्रिया होती है। लेकिन अगर इसके आंसर की बात करते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया इसका आंसर है, क्योंकि उसने नहाकर क्या किया भैया? भोजन किया, तो पहले नहाया ना, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। तो जो हमारा राइट आंसर क्या है इसमें? डी हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, यानी कि वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, आपको बताना है। पहला दिया ध्वनि साम्य विधि, अनुध्वनि विधि, व्याख्या विधि, समवेत पाठ विधि। आपको जो आप पेपर दे रहे हैं या क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको क्या करना है? प्राइमरी वाले बच्चों को पढ़ाना है, उसके अलावा जूनियर वाले बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन हम बात करते हैं व्याख्या विधि के बारे में। ये जो विधि है उच्च शिक्षण के बारे में, यानी कि आप इंटर या बीएससी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं, उसमें ये व्याख्या विधि यूज की जाती है, जो कि आप बच्चों के साथ ये विधि नहीं यूज कर सकते, क्योंकि बच्चे जो हैं आपका व्याख्या विधि से नहीं समझ पाएंगे। तो ये आपकी जो विधि है इसमें काम नहीं करेगी। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य क्या है, आपको बताना है इसमें। इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा स्नायुबोध विचारों पर भावों को व्यक्त करना, जो हमारा क्या हो जाएगा? अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा? आपको इसमें राइटर के नाम बताने, यानी कि इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसको लिखा हुआ था। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलेंगे साथियों अपने अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है बिरहनी बाबरी सी भई ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दही ले अचरा मुख अशुमन पोछत उदरे गत सही किसी पंक्ति। यह पंक्ति जो है किसकी है? आपको राइटर का नाम बताना है। तो इसका राइटर क्या हो जाएगा? तो हम बात करते हैं पंक्ति जो है किसने लिखी है? मीराबाई द्वारा लिखी गई। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलेंगे साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हिंदी का पहला पत्र कौन सा था? इसको आपको बताना है। तो हम बात करते हैं भैया हिंदी के पहले पत्र के बारे में। ये आपका याद करना पड़ेगा। ये कौन सा था? उदंत मार्तंड था, जिसकी जो रचना है कब की गई थी? 30 मई 1826 को की गई थी। कब? 30 मई 1826 को इसकी रचना की गई थी। हम बात करते हैं 30 मई को हमारा क्या पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है हिंदी का, इसी से मनाया जाता है, क्योंकि 30 मई को 1826 को इस हिंदी की पहला पत्र जो है इसकी रचना की गई थी। चलेंगे साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सूफी संतों की शैली कौन सी है? तो हम बात करते हैं सूफी संतों के बारे में। तो इनकी शैली कौन सी है? मसनबी शैली है, जिसका अर्थ होता है दो, यानी कि ये मूलतः किस भाषा में? फारसी काव्य शैली है। तो राइट आंसर हमारा मसनबी हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन हमारा है गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैत्रेय पुष्पा है। कौन है? मैत्रेय पुष्पा है। ये इनकी क्या है? आत्मकथा का पहला भाग है, जिसका नाम है गुड़िया भीतर गुड़िया, और इसकी
प्रथम भाग की बात करते हैं। प्रथम भाग इनका है कस्तूरी मंडल वशे, ये इनका है द्वितीय भाग, ये इनका है द्वितीय भाग। और पहला भाग है कस्तूरी कुंडल वशे, जो कि इन्होंने आत्मकथा के 2 भाग बनाए हुए थे, जिसकी रचना मैत्रेयी पुष्पा ने की थी। अगला क्वेश्चन हमारा है 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, बहुत इजी आंसर है। अगर आपको नहीं पता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बता देते हैं आपको, बालकृष्ण भट्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 80 घाट हो जाएगा। आपने हाई स्कूल इंटर में आपने एक इनकी दोहा पढ़ा होगा, उसमें लिखा था कि संवत 1680 80 गंग के तीर, है ना, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर, यानी कि उसमें आपका 80 गंग का मतलब हो जाएगा 80 घाट हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा बी इसका हो जाएगा। अब क्वेश्चन अगला है कि भक्तकाल या भक्तमाल के रचनाकार कौन है। तो हम बात करते हैं भक्तकाल के जो रचनाकार हैं कौन है, इसमें से नावादास इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नावादास इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कौन सा वाक्य शुद्ध है, आपको इसमें से बताना है। खेतों में लंबे लंबे घास हो गए, लंबी घास होती है ना कि लंबे होते हैं, तो ये हमारा गलत हो ही गया। परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, ये भी हमारा अशुद्ध वाक्य है ना, कैसा है, अशुद्ध वाक्य है। और हमारा दिया हुआ है कि वृक्षों पर कोयल कूक रही है, ये भी गलत है। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो सी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को अवश्य लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। अब आपको मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।